एक पाकिस्तानी जांबाज मुजाहिद की वलवला अंगेज़ दास्तान। इससे पहले आप इसकी 5 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर ने सिकंदर की जानिब मुड़ते हुए कहा, चल वे हमारे साथ, वहीं चलकर सारी तफ्तीश करेंगे। लगता है कोई पुराने अठाई गिरे हो। सिकंदर कुछ हैरान सा होकर यह सब कुछ देख रहा था। उसने आज तक अंधेर नगरी चौपट राज का मुहावरा तो सुना था, मगर उसकी अमली तफसीर उसके सामने थी। वो अभी कोई जवाब नहीं दे पाया था कि जीनत ने आगे बढ़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर इस आदमी का अपराध क्या है? यही ना कि उसने दलीप सिंह के जुल्म पर उसे टोका है। सब इंस्पेक्टर मानीखेज मुस्कुराहट से दलीप सिंह को देखते हुए बोला, आप सही कहते हैं, इस कन्या की जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी है। चली है हमें कानून पढ़ाने। लगता है ये उसका कोई पुराना यार है जिसके लिए यूँ मरी जा रही है। एक सिपाही ने सिकंदर को बाजू से पकड़ा और जीप की जानिब धकेलने लगा। तभी दूर से केदारनाथ नजर आया। वो भीड़ को चीरता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ा और तेज़ लहजे में सब इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, आप लोग अशोक बाबू को किधर ले जा रहे हैं? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? थानेदार उसके बेतकल्लुफ़ाना लहजे से खफा होते हुए बोला, अगर तुम इसके इतने ही हमदर्द हो तो चलो जीप में बैठो, थाने जाकर तुम्हें बताएं कि इसे किस लिए पकड़ा गया है। केदारनाथ के चेहरे का रंग भी दफ़ातन तब्दील हो गया। वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना सर्विस कार्ड इंस्पेक्टर को दिखाते हुए बोला, केदारनाथ फराम रहा। अशोक बाबू हमारे ख़ास आदमी हैं। अगर इन्हें फौरी तौर पर ना छोड़ा गया तो तुम्हारा पूरा थाना जेल की हवा खाते नज़र आएगा। कार्ड देकर इंस्पेक्टर के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। मिन मनाते हुए बोला, महाराज आप यूं ही खफा हो रहे हैं। अशोक बाबू अगर पहले अपने बारे में हमें बता देते तो हमारी क्या मजाल थी। बहरहाल मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने दलीप सिंह के चेहरे को देखा, जो खुद भी शशोपंज का शिकार हो गया था। सिकंदर अब सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बोला, दलीप सिंह, अगर इस लड़की के साथ दोबारा ज्यादती हुई तो अच्छा नहीं होगा। दलीप सिंह मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए अपने साथियों को चलने का इशारा करने लगा। पुलिस वाले भी अपनी जीप की जानिब बढ़ गए थे। जीनत हैरानी के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। सिकंदर धीमी आवाज़ में बोला, आप अपना सामान उठाकर अंदर रखें और फिक्र ना करें, आपको कोई नाजायज़ तंग नहीं करेगा। जीनत की ज़हनी कैफियत अजीब सी हो रही थी। वो उसका शुक्रिया भी अदा ना कर पाई और अपना सामान उठाकर अंदर रखने लगी। उसे ये सब कुछ नाकाबिले यकीन सा लग रहा था। अब अंधेरा खासा गहरा होने लगा था। सिकंदर खाली ज़हन खड़ा बेमकसद इधर उधर देख रहा था। केदारनाथ ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और अपने साथ चलने का इशारा किया और सिकंदर बहुत कदमों से उसके साथ चलने लगा। सारा सामान अंदर रखने के बाद जीनत ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बेडरूम में घुसकर चिटखनी लगाई। वो बुरी तरह दहशत ज़दा हो चुकी थी। जिस्म पर पड़ने वाली ठोकरों से अब तक दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर जिस्मानी चोटों से ज़्यादा उसकी रूह ज़ख्मी हुई थी। वो अंदरूनी तौर पर टूट फूट कर रह गई थी। बार बार ये सवाल उसके जहन में आ रहा था कि अब उसके ज़िंदा रहने का क्या जवाज़ है, और क्या वाकई ये सांस ज़िंदगी कहलाने के मुस्तहिक हैं। सब कुछ तो ख़त्म होकर रह गया था। वो सोचने लगी क्यों न मौत की आगोश में ही अपना ही पनाह ढूंढ ले। अकेली जान और सारा ज़माना दुश्मन। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। क्या महज मुसलमान होना आज़ाद भारत में इतना बड़ा पाप है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं?
आज उसे अपने घर की छत भी अजनबी सी महसूस हो रही थी। वो अपने ही मलबे पर बैठी सोचती रही, उस खूबसूरत कोठी नुमा मकान से रेलवे का वो छोटा सा क्वार्टर कितना बेहतर था, जहां वो अपने बाप के साथ रहा करती थी, जिसके दरो दीवार से मोहब्बत की खुशबुएं उठती थी, जिसकी टपकती हुई छत और खस्ता दीवारों ने सेकुलर भारत के तमाम बेड़ियों से उसे महफूज रखा था। मगर आज सर पर ये पहाड़ सी रात, चारों जानब भेड़िए और शिकारी कुत्ते, हमें मौका दो कहने वाले इशारे, चीथड़े उड़ाने वाले कह कहे, ठट्ठे करती हुई हवा, फिक्रे कसती हुई बारिश, हर तरफ से अल्फाज की सांगबारी। इसमें और पागलपन में बस एक ज़रा सा फासला रह गया था। खुदकुशी उसकी ताक में बैठी थी। करीब था कि वो उसके हाथ आ जाती कि एक साया उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उस रात वो इतना रोई कि दुनिया खाली झील होती तो उसके आंसुओं से भर जाती। उसने पूरी ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो तो बस इतनी ही मुसलमान थी कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। मगर उस रात उसका मलामत भरा वजूद एक मेहरबान साये की पनाह में आ गया था। वो सोच रही थी, खुदा कभी कभी अपने फरिश्तों को भी ज़मीन पर भेज देता है। वो अशोक नाम का नौजवान उसके लिए फरिश्ता बनकर ही तो आया था। वो उठी और बिना वज़ू किए ही खुदा के हुजूर झुक गई, और फिर उसके वो सजदे भी अदा होते चले गए जो उसकी गफलत भरी ज़िंदगी का कफ़ारा बन गए। रात के पिछले पहर वो अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी, और इसी हालत में फर्श पर जाने कब उस पर नींद हावी हो गई। केदारनाथ के साथ वापस आने के बाद सिकंदर बिना कुछ कहे सोफे पर ढेर हो गया। केदारनाथ शंभू को चाय का कहकर सिकंदर के सामने बैठते हुए बोला, अशोक बाबू, आज आपको क्या हो गया था? खामखा दूसरों के झगड़े में पड़ने की भला ज़रूरत क्या थी? सिकंदर ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी और खिड़की से बाहर झांकते हुए चांद को देखता रहा, जो कभी बादलों में हो जाता और कभी बाहर निकल आता। वो बच्चों की मानिंद ये सोच रहा था कि चांद किस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। उसे लग रहा था कि शायद वो भी इस चांद की मानिंद है जो बाजार आगे बढ़ता नजर आता है, मगर दर हकीकत बादल उसे अपने घेरे में लिए होते हैं। अपनी दानिश में वो बड़ी तेज़ी से कामयाबी के ज़ीने तय कर रहा था, मगर बादलों से जान छुड़ाना शायद अब उसके बस में नहीं रहा था। केदारनाथ थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अपनी बात दोहराने लगा। सिकंदर चंद लम्हे उसे घूरने के बाद सर्द लहजे में बोला, केदार, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो दरिंदे कैसे उस लड़की को नोचने पर तुले हुए थे? केदारनाथ नरम आवाज़ में बोला, अशोक बाबू, आपकी बात सही है, मगर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वो लड़की मुसलमान है और उसका ये हशर ज़्यादा अजीब बात नहीं? सिकंदर के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए थे। फिर सपाट अंदाज में बोला, लेकिन केदारनाथ, वो मुसलमान है तो क्या हुआ? आखिर वो इंसान और भारत की शायरी है। क्या मेरी रगों में खून किए बजाय पानी बह रहा था जो एक बेबस लड़की पर जुल्म होता देखता रहता? केदारनाथ चाय का घूंट हलक से उतारते हुए बोला, सर, मैं आपको कैसे बताऊं और कैसे समझाऊं? आप खुद समझदार हैं। बहरहाल ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं जिस पर इतना सर खपाया जाए। अगर सब लोग आपकी तरह सोचने लगे तो आए दिन मुस्लिम कुछ फसादात के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाए। बहरहाल खाना खा लें, आप ख्वाब खा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सिकंदर बोला, तुम्हारी ये बात है तो सही, मगर इस वक्त ज़बरदस्ती से इस ज़हनी तनाव का शिकार हूँ, मगर खाने को इसी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम लोग खाना खा लो, मैं ज़रा बाहर खुली हवा में जाता हूँ, शायद तबीयत कुछ बहल जाए। केदारनाथ ने भी ज़्यादा असरार न किया। सिकंदर चाय पीने के बाद बाहर निकला और काफ़ी देर इधर उधर टहलता रहा। रात 10 बजे के करीब वापस लौटते हुए सरदार महल सिंह के घर के सामने से गुजरा तो देखा कि सरदार जी हस्बे मामूल शराब नोशी में मसरूफ़ हैं। सिकंदर को देखकर वो खड़ा हो गया और उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठा लिया और ख़ुद दोबारा अपना गिलास भरने में मसरूफ़ हो गया। यार अशोक, आज तुम्हारी जुर्रत देखकर वाकई दिल खुश हुआ है, सिकंदर बेजार से लहजे में बोला। सरदार जी, इसमें जुर्रत की कौन सी बात थी? इतना जुल्म होता देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, वरना
उसे मैं वहीं पर ठिकाने लगा देता। बेहतर यही किया कि मैंने उसको इस जुल्म से टोक दिया। महल सिंह बोला, कुछ भी हो, मुझे तो खुशी भी हुई और हैरानी भी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हिंदुओं के किस कबील से ताल्लुक़ रखते हो। भाई सच पूछो तो मैं बहैसियत मजमूई इस कौम के बारे में गमान बद रखता था, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। मगर तुम यूँ बेफिक्री से घूम रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। सिकंदर कुछ हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब है? सिकंदर कुछ हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? क्या अब मेरे सुरखाब के पर निकले हैं जो मुझे घूमना नहीं चाहिए? महल सिंह रंजीदा आवाज़ में बोला, अगर तुम ये समझती हो कि दलीप सिंह इस वाक़े को भूल जाएगा तो तुम यकीनन गलती पर हो। वो अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर तुमसे लेगा, तुमसे भी और उस मज़लूम लड़की से भी। ये सुनकर सिकंदर कदरे तशवीश में मुब्तला हो गया। सरदार जी, मुझे अपनी तो कोई ख़ास फिक्र नहीं, मगर सच पूछो तो उस लड़की से कुछ हमदर्दी हो गई है। आप ही बताएं, ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे वो लड़की उस खबीस के हाथों से महफूज रहे? सिकंदर कुछ देर अपनी दाढ़ी खुजाता रहा, फिर अपनी मूँछों को महल सिंह कुछ देर अपनी दाढ़ी खुजाता रहा, फिर अपनी मूँछों को सहलाता वो बोला, अगर तुम वाकई उसके बारे में संजीदा हो तो कुछ सोचना पड़ेगा यार। तुम्हारी वजह से तो अब मुझे भी उस पर तरस आने लगा है, मगर दूसरी तरफ मैं काला बच्चा और दलीप सिंह की कुव्वत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सरदार महल सिंह कुछ देर के लिए किसी गहरी सोच में महव हो गया था। चंद लम्हों बाद वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बोला, यहाँ जोधपुर में तो एक ही मुसलमान ऐसा है जो शायद लड़की को कुछ मदद कर सके। सिकंदर कुछ बेताबी का इजहार करते हुए बोला, सरदार जी वो कौन है, ज़रा तफसील से बताएं। महल सिंह अपनी मूँछों के नीचे मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई अशोक, इतनी बेताबी भी अच्छी नहीं। तुमने महात्मा गांधी हॉस्पिटल तो देखा होगा, उसके पछवाड़े एक मस्जिद है, मस्जिद दारुल उलूम। उसके साथ ही मदरसा भी है। उसके करता दरता मौलवी हामिद हैं जो उस्ताद हामिद के नाम से मशहूर हैं। शुनीद है कि वो मुसलमानों के बारे में खासी हसास हैं। उनका असर और सूखबाज हिंदू हलकों में भी है। उनसे बात करो तो शायद उस लड़की की वो कुछ मदद कर सकें। सिकंदर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मगर आपके बकौल काला बच्चा इंतहाई बाअसर और बड़े गुरों का मालिक है। उसके सामने एक मदरसे के मौलवी साहब की क्या हैसियत है? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। सरदार जी बोले, यार एक तो तुम हर मामले में बाल की खाल उतारते हो, पूरी बात सुनते नहीं और अपना भाषण शुरू कर देते हो। असल बात यह है कि रियासत जोधपुर का वली अहद राजकुमार टूटू बन्ना उसका बड़ा मोतकद है। टूटू बन्ना, भला ये क्या नाम हुआ? सिकंदर ने हैरान होकर पूछा। सरदार जी वजाहत करते हुए बोले, राजकुमार का असल नाम तो दौलत सिंह है, अलबत्ता बचपन ही से टूटू बन्ना के नाम से मशहूर है। इसकी वजह तस्मीयत मैं नहीं जानता। बहरहाल मौलवी हामिद की वो बड़ी इज्जत करता है, अगरचे रियासती और रजवाड़े आइनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, मगर शाही ख़ानदानों की अब भी एक हैसियत तो है ना। सिकंदर ने महल सिंह के मशवरे से मौलवी हामिद से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगली सुबह हस्ब मामूल सिकंदर तरबियत हासिल करने के लिए पहुंचा तो चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर कोहली कुछ ज़्यादा ही संजीदा नज़र आ रहे थे। यकीनन गुज़श्ता शाम के वाक़े की रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी थी। सिकंदर को सामने बैठने का इशारा करते हुए बोले, मिस्टर सिकंदर, कल शाम तुमने जो हरकत की है उसका पसे मंज़र क्या है? सिकंदर इस सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर पहले से ही तैयार था। जनाब, वो सब कुछ महज इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हुआ था और इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाले। मिस्टर कोहली इतनी जल्दी मुतमिन होने वाले कहाँ थे? तुम्हारी इंसानी हमदर्दी का जज्बा उस मुसलमान लड़की के लिए ही क्यों बेदार हुआ? सिकंदर को इस अहमकाना सवाल पर सख्त तैश आया था। सर, यही वाक़या अगर किसी हिंदू या सिख लड़की के साथ पेश आता तो भी मेरा रद्द अमल यही होता। ये तो महज इत्तेफाक है कि वो लड़की मुसलमान थी। कोहली कुछ देर उसे बगौर देखता रहा, फिर अपने गंजे सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, मिस्टर सिकंदर, तुमने जो प्रोफेशन मुंतखब किया है इसमें लतीफ़ इंसानी एहसासात की कतई गुंजाइश नहीं। कल को तुम्हें जब ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में फ़लाँ जगह बम से उड़ा दो और तुम ये सोचने लगो कि इसमें कितनी इंसानी जानें ज़ाया होंगी,
इनके बीवी बच्चों का क्या बनेगा? फिर तो तुम कर चुके ये काम। सिकंदर कोई दलील नहीं देना चाहता, सिकंदर कोई जवाब में कोई दलील देना चाहता था, मगर कोशिश के बावजूद कोई जवाब उसके ज़हन में ना आया। वो महज ये कह सका, सर मैं आइंदा एहतियात करूँगा कि किसी वक्ती जज्बे से मुतासर होकर ऐसी हरकत ना दोहराऊं। कोहली खासी देर उसे टटोलने वाली नज़रों से देखता रहा। उसके तजुर्बाकार आंखों में तशवीश के साए वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। अच्छा खैर, आइंदा मोहतात रहना। घर पहुंचने के बाद भी बड़ी देर तक सिकंदर अपने जहन का तज्जिया करता रहा, लेकिन वो किसी वाज़े नतीजे तक ना पहुंच सका। उसने सोचा कि अपना आप बचाते हुए वो उस मुसलमान लड़की की मदद ज़रूर करेगा। उसी शाम वो तबीयत की ख़राबी के बहाने GMG सिविल अस्पताल पहुंचा। वहां अपना गला चेक कराने के बाद अस्पताल से बाहर निकला और अकबी सड़क पर हो लिया। थोड़ी दूरी पर ही मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा था, जिसके बाहर जली हरूफ में मस्जिद दारुल उलूम लिखा था। यह मस्जिद निस्बतन छोटी गली में थी। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उसे महसूस हुआ कि मस्जिद इतनी छोटी भी नहीं जितनी बाहर से नज़र आ रही थी। अपने जूते उतारते हुए उसकी नज़र एक 15-16 साल लड़के पर पड़ी, जो होलिया से ही किसी दीनी मदरसे का तालिब इल्म नज़र आता था। उसने इशारे से उसे करीब बुलाया। जी क्या बात है? सिकंदर बोला, मुझे उस्ताद हामिद से मिलना है। क्या वो इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं? लड़का एक कोने की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी वो सामने उनका हुजरा है। अभी मगरिब की नमाज से फारग होकर वो अपने हुजरे में गए हैं। वो लड़का सिकंदर को साथ लिए उस जाना पड़ा। ये 10x12 साइज़ का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और ट्यूबलाइट की दो दिया रोशनी में कमरा तकरीबन खाली ही लग रहा था। फर्नीचर या चारपाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नीचे दरी बिछी थी। एक कोने में 60, 62, 65 साल का एक मुनहनी सा शख्स तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ़ था। इस मुख्तसर से सरापे ने इशारे से सिकंदर को दरी पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद दोबारा कुरान हकीम की तिलावत में मशगूल हो गया। सिकंदर के ज़हन में उस्ताद हामिद का जो खाका था, ये शख्स कतई उसके बरअक्स था। उसे लग रहा था कि सरदार महल सिंह ने कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई का मुजाहरा किया है, वरना बज़ाहिर तो उस शख्स में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती थी जिससे कोई देखने वाला मुतासर हो जाए। तकरीबन 10 मिनट वो छदरी सी सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स तलावत में मशगूल रहा। इसी दौरान सिकंदर की निगाह उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ रही। उसे उस लागर शख्स से कतई तौर पर कोई भी किसी किस्म का एहसास पैदा न हुआ कि जिससे वो मुतासर होता। उसे यही लग रहा था कि वो किसी गलत जगह पर आ गया। इसी दौरान उस्ताद हामिद ने कुरान पाक बंद करके करीबी अलमारी में रखा और सवालिया निगाहों से सिकंदर को देखने लगा।